स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करेंगे। लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल में आपको टर्म्स एसोसिएटेड टू लाइंस एंड एंगल्स बताएंगे। मतलब लाइंस एंड एंगल में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होने वाले हैं सबसे पहले हम उनको डिफाइन करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टर्म्स एसोसिएटेड टू लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 से एसोसिएटेड टर्म्स को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंट। पॉइंट तो देखो पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक डायमेंशनलेस फिगर है। पॉइंट इज एन डायमेंशनलेस फिगर, या आप कह सकते हैं पॉइंट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द ज्योमेट्री। पॉइंट इज द फंडामेंटल टर्म और एलिमेंट, फंडामेंटल एलिमेंट एसोसिएटेड टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से रिलेटेड या ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल एलिमेंट है पॉइंट। पॉइंट से ही आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पॉइंट। पॉइंट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? पॉइंट है। ठीक है, या आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं पॉइंट इज द डायमेंशनलेस फिगर। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? डायमेंशनलेस का मतलब है नो लेंथ नो ब्रेथ। ठीक है, नो लेंथ नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक है, कुछ भी मतलब ना तो इसकी लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेथ होती है, ना इसकी कोई हाइट होती है। इट इज डायमेंशनलेस फिगर। सो पॉइंट इज द डायमेंशनलेस फिगर एंड इट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द ज्योमेट्री। ओके, अब सेकंड टर्म पढ़ते हैं। सेकंड टर्म आपको क्या पढ़ना है? लाइन। सेकंड टर्म आपको पढ़ना है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? ठीक है, तो लाइन किसे कहते हैं? लाइन इज द स्ट्रेट पाथ हैविंग नो एंड पॉइंट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, पॉइंट इज द लाइन इज द स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है। लाइन इज द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स, जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है? नो स्टार्टिंग एंड नो एंड पॉइंट्स और नो टर्मिनेटिंग पॉइंट के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइन क्या है? लाइन एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है जिसका कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, मतलब उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। सो लाइन इज द स्ट्रेट पाथ। लाइन एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है, ऐसा रास्ता है जिसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, मतलब ना ही स्टार्टिंग पॉइंट ना ही टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। आप ये भी कह सकते हैं लाइन इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पाथ है, मतलब जिसके कोई एंड नहीं होता है, इनफाइनाइट तक ये एक्सटेंड करता है। अच्छा, पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉइंट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और ए बी के ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं, डबल साइडेड एरो। ठीक है, और लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है? लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो ये क्या है? आपकी लाइन ए बी है। दिस इज लाइन ए बी। तो ये लाइन ए बी है क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, ना ये इधर भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है और इधर भी ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है, और इसको हम ए बी के ऊपर डबल एरो लगा देते हैं, मतलब टू साइडेड एरो लगा देते हैं, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। पॉइंट 3, लाइन सेगमेंट।
अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, मतलब पार्ट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ लाइन है, हैविंग स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट, और कह सकते हैं हैविंग एंड पॉइंट्स, मतलब दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ हैविंग एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट भी और टर्मिनेटिंग पॉइंट भी। सो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मींस स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है? स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट, बोथ, दोनों होते हैं इसमें। स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट ऑफ लाइन है, या ऐसा स्ट्रेट पाथ है हैविंग एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ठीक है, ये ए बी से रिप्रेजेंट होता है, या ए बी के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई एरो नहीं लगाएंगे। तो ए बी बार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फिगर कैसे बनता है? फिगर इस तरीके से बनता है, ये। तो ये क्या है हमारा? ए बी हमारा क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब ये पूरा क्या है? लाइन है, और लाइन का ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, मतलब पार्ट है। तो ए बी इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी का ये लाइन सेगमेंट ए बी बार है, जिसे हम ए बी बार से डिनोट करते हैं। दिस इज द लाइन सेगमेंट, मतलब टुकड़ा। किसका टुकड़ा? लाइन का एक टुकड़ा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और टर्मिनेटिंग पॉइंट भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 4, रे। ठीक है, रे। पॉइंट 4 करते हैं, जिसको कहते हैं हम रे। अब देखो रे किसे कहते हैं ये समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि लाइन का कोई भी स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। उसी तरीके से हमने बताया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग भी और टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होते हैं, जबकि रे का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है। रे हिंदी में बोले तो किरण। आप देख सकते हो कोई भी लाइट होती है, लाइट से जब कोई रे निकलती है तो उसको रे क्यों कहते हैं? क्योंकि रे एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है, मतलब लाइट की जो रे है वो एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। क्योंकि किसी भी बल्ब से या किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो कहां से निकलती है? उसके फिलामेंट से, या उसके जो एलिमेंट होता है जो लाइट जनरेट कर रहा है वहां से स्टार्ट होती है। लेकिन टर्मिनेट कहां होती है ये नहीं कह सकते, उसकी इंटेंसिटी आगे जाते जाते कम होती चली जाती है, लेकिन टर्मिनेट कहां होती है ये आप नहीं कह सकते। इसलिए जो रे होती है उसका क्या होता है? सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो रे इज द स्ट्रेट पाथ। रे भी एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, रे इज द स्ट्रेट पाथ हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट but do not have any end or terminating point। ठीक है, any terminating point। तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी, यानी ए बी के ऊपर क्या लगा देते हैं? वन साइडेड एरो लगा देते हैं। लाइन में क्या होता है? डबल साइडेड एरो, मतलब दोनों तरफ एक्सटेंड रहती है इनफाइनाइटली, जबकि लाइन सेगमेंट पे एक भी साइड का एरो नहीं होता, सिर्फ बार होता है, मतलब ये दोनों साइडेड, मतलब इनफाइनाइट तक नहीं होती, इसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है। ठीक है, जबकि रे जो है वो क्या है? एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। ठीक है, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है, और इसको ए बी के ऊपर सिंगल साइडेड एरो, एक साइड में एरो जाता हुआ दिखाई देता है, मतलब एक साइड में इसका फिक्स पॉइंट होता है, एक साइड में ये इनफाइनाइटली तक एक्सटेंड करती है। क्लियर है? आप ऐसा भी कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग फाइनाइट लेंथ, मतलब फाइनाइट लेंथ का कोई भी पार्ट होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं।
ओके, तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। अब आगे करते हैं, आगे के पॉइंट्स करते हैं, नोट कर लो, ठीक है, नोट करो इतना, फिर आगे के पॉइंट्स करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आगे 9, 10, 11, 12 जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे हमेशा यूज होने वाले हैं मैथ्स और साइंस में। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स होते हैं वो बच्चों को बहुत बोरिंग लगते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक्स नहीं पता होते, इसलिए हम पहले बेसिक्स से स्टार्ट करें। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई भी ऐसा आपकी क्लास नहीं होगी जिसमें कोलिनियर पॉइंट यूज नहीं होगा। 10th 11th 12th हजारों बार ये टर्म यूज होगा, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स are said to be, are said to be collinear, collinear if they lie, if they lie on the same line, on the same line और line segment, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर क्या करते हैं? एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, इस लाइन पर हमने 3 पॉइंट्स दिखा दिए ए बी सी, ठीक है, और भी 4 भी दिखा सकते हैं। तो ए बी सी क्या है? पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। यहां पर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर, जो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? जो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। द पॉइंट्स, द पॉइंट्स which are not कोलिनियर। भाई ऐसे पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है, भाई जो पॉइंट कोलिनियर नहीं है वो क्या है? नॉन कोलिनियर। मतलब जो सेम लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते हैं, सेम लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो आगे करेंगे नेक्स्ट टर्म, 7th टर्म, दैट इज एंगल्स और एंगल, ठीक है। तो एंगल किसे कहते हैं? एंगल किसे कहते हैं ये समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगल देखो, हमने अभी आपको रे बताया। अगर हम एक ऐसी रे ले लें, जिनके दो ऐसी रे ले लें जिनके सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है रे में, एंड पॉइंट तो होता ही है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट को क्या ले लें? कॉमन ले लें, सेम ले लें। तो उन रेस के बीच में जो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे से कितनी हटी हुई है, ऑन द कॉमन पॉइंट, ऑन द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक रे ड्रॉ की, ये देखो एक रे मैंने ड्रॉ कर ली जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सिमिलरली मैंने एक और रे ड्रॉ कर ली, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो पहले वाली रे का था। तो ये क्या है? सेम और कॉमन, कॉमन क्या है? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? रे 1 है, ये रे 1 है, और ये क्या है? रे 2 है। ये रे 1 है और ये रे 2 है, और रे 1 और रे 2 दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? कॉमन है। जब दो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो तो डिफ्लेक्शन बिटवीन रे 1 और रे 2 के बीच में जो डिफ्लेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल। द डिफ्लेक्शन मतलब कितनी एक दूसरे से हटी हुई है, कितनी डिफ्लेक्ट हो रखी है दो रेज, उसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। सो एंगल इज द डिफ्लेक्शन बिटवीन टू रेज हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट और कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। लिख लेते हैं, एंगल इज द, एंगल इज द एंगल इज द डिफ्लेक्शन बिटवीन टू रेज हैविंग, एंगल इज द डिफ्लेक्शन बिटवीन टू रेज हैविंग सेम कॉमन पॉइंट, सेम कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट और कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट।
एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और इस स्टार्टिंग पॉइंट को मतलब इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, वर्टेक्स। और जब एक से ज्यादा वर्टेक्स होते हैं तो ना वर्टाइसिस कहते हैं, वर्टाइसिस, ठीक है, प्लूरल। इसके प्लूरल को क्या कहते हैं, वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो एंगल किसे कहते हैं, एंगल इज द डिफ्लेक्शन बिटवीन टू रेज हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर दो रेज के बीच में है और उनका डिफ्लेक्शन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेट से भी कर सकते हैं और कैपिटल से भी कर सकते हैं। एंगल का सिंबल बनाएंगे और ए, एंगल ए, एंगल बी, ठीक है। अगर यहां पर इस वर्टेक्स को मैं ए कहूं, अगर इस वर्टेक्स को मैं ए कहूं तो ये मेरा एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तो जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है उसी को एंगल ए कहते हैं। और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको x कहूं, इसको y कहूं, तो मैं इसको एंगल a ना कह के मैं ये भी कह सकता हूं एंगल x a y, ठीक है, एंगल x a y भी कह सकता हूं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब ये जो ax है, ये जो आपका ax है मतलब रे है, इसको क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ द लेंथ, आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। तो ax क्या है, ax इज आर्म्स मतलब भुजाएं, आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, ax and ay, ax and ay are, ax and ay are आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये एंगल की क्या है, आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, एंगल इज द डिफ्लेक्शन बिटवीन टू रेज हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और एंगल को हम एंगल का सिंबल बना के ए, जो भी वर्टेक्स है, या एंगल एक्स ए वाई, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स को बीच में रखते हैं या फिर सिर्फ एंगल ऑफ वर्टेक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए एक्स और ए वाई को हम आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल अच्छे से। अब आगे करेंगे हम टाइप्स ऑफ द एंगल, टाइप्स ऑफ द एंगल। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। आगे करते हैं टाइप्स ऑफ द एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, भाई एंगल्स कितने टाइप के होते हैं ये हमें पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हमें पढ़ना है एक्यूट एंगल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब एक्यूट मतलब एक छोटा सा एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, छोटा एंगल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है अगर कोई एंगल, मान लो हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया और ये एंगल ऐसा है कि ये एंगल हमेशा क्या हो, 90 से कम और 0 से ज्यादा। इफ ए एंगल, अगर कोई एंगल ए है, अगर कोई एंगल ए है और वो एंगल क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है। अगर कोई एंगल ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 डिग्री है तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। आप देख सकते हो ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि आप जानते हो कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री होता है, 360, और ये होता है 90 डिग्री। तो ये 90 से छोटा एंगल है, ये 90 से छोटा एंगल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। समझ आ रहा है आपको, ओके। अब देखो, पहले हम एक चीज बतानी भूल गए आपको, मेजरमेंट ऑफ एंगल और यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगल, भाई एंगल को किसमें मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन, it is measured in degree, degree and radians, ठीक है। इसको डिग्री या रेडियंस में मेजर करते हैं। अभी के लिए आप डिग्री में मेजर करोगे, जब आप क्लास 11th में पहुंच जाओगे तो वहां पर आपको रेडियंस भी पढ़ाया जाएगा कि भाई रेडियंस क्या होता है। जैसे कि लेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी, किलोमीटर में भी, लेकिन सब में कुछ ना कुछ लिंक होता है। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसी तरीके से रेडियन और डिग्री में भी एक रिलेशन होता है। तो दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं किसी भी एंगल को, डिग्री में या फिर रेडियंस में। तो डिग्री को हम इस तरीके से, 0 डिग्री को 0 के ऊपर इस तरीके से एक 0 लगा देते हैं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी एंगल अगर 90 से कम और 0 से ज्यादा है, ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ए 90 से लेसर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं,
एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्यूट एंगल। सेकंड करते हैं, सेकंड होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, या पहले कर लेते हैं राइट एंगल, ठीक है। सेकंड होता है राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से कम नहीं, 90 डिग्री है, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री है, इफ ए एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा, मान लो ये ए है, ये आपका ए वाई एक रे है, ठीक है, और ए एक्स एक रे है आपकी, तो ए वाई एंड ए एक्स एक रे है, और उनके बीच में डिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री का है, डिफ्लेक्शन 90 डिग्री का है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, सॉरी राइट एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो सी पार्ट क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फोर्थ टाइप का एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर कोई एंगल ऐसा है, अगर कोई एंगल ऐसा है कि भाई वो क्या है 90 से ज्यादा, जबकि 90 से ज्यादा जबकि 180 से कम है, ठीक है। अगर कोई एंगल ग्रेटर देन क्या है 90 है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, अगर एक एंगल ऐसा है कि वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये एंगल बनाया, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये है हमारा ऑब्ट्यूज, आप देख सकते हैं 90 से ज्यादा है, ठीक है, 90 से ज्यादा है, 120 डिग्री हो सकता है, 150, 110 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से ये ज्यादा है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। इफ एंगल इज 90 ग्रेटर देन 90, 90 से ग्रेटर है जबकि 180 से लेसर है, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं डी, यानी फोर्थ टाइप्स ऑफ एंगल। फोर्थ टाइप ऑफ एंगल क्या है, फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो फोर्थ टाइप क्या है आपका, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि अगर कोई एंगल, इफ ए एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा 360 है, और 360 को ऐसे काट दो तो ये भी 180 और ये भी 180, ठीक है। तो ये जब 180 बन रहा है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक्स है, और ये है हमारा वाई। तो आप कह सकते हैं कि हमारा एक्स ए वाई एंगल, एक्स ए वाई या सिंपली एंगल ए 180 डिग्री है, दैट इज स्ट्रेट एंगल है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। आगे चलते हैं और आगे करते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से 360 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इफ एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल ऐसा है, इफ एंगल इज सच दैट इफ इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम होता है, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये एक एंगल बनाया, तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है आप देख सकते हो, ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। ये एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल है, कौन सा, वाई ए एक्स, ठीक है, वाई ए एक्स। ये जो बाहर वाला एंगल है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स, नीचे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका क्या है, ये वाला एंगल आपका एक्यूट एंगल है, जबकि ये बचा हुआ एंगल, ये बचा हुआ एंगल क्या है, रिफ्लेक्स, क्योंकि ये क्या है 180 से ज्यादा है, क्योंकि ये एंगल 180 से ज्यादा है, 180 से इसकी वैल्यू ज्यादा है और 360 से इसकी वैल्यू कम है, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये हो गई हमारे टाइप्स ऑफ एंगल।
अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स। भाई दो एंगलों में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर दो एंगल है तो वो क्या क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं, मतलब वो उनका एडिशन क्या हो सकता है, इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो। तो दो एंगल्स, अगर हम दो एंगल्स की बात करें तो वो दो टाइप के रिलेशनशिप रख सकते हैं। टू एंगल्स के बीच में दो टाइप का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सेकंड होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सेकंड टर्म क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल ऐसे हैं कि उनका सम कितना है, 90 डिग्री है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, these angles are called complementary angles, and if sum is 180 degree, angles are called supplementary angle. ठीक है, if sum of angles, sum of two angles, if sum of two angles is 90 डिग्री, और राइट एंगल भी कह सकते हैं, इज राइट एंगल। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, these angles are called, these angles are called, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड इफ सम इज, अगर सम क्या है 180 डिग्री है, एंड इफ सम ऑफ टू एंगल, अगर दो एंगल्स का सम, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। 180 का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। अगर दो एंगल मिलके क्या बना ले, स्ट्रेट एंगल बना ले, मतलब 180 डिग्री बना ले, these angles are called, तो these angles are called, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो उनका सम हमेशा क्या आ जाएगा, राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। और यहां पर अगर दो एंगल ए और बी है तो उनका सम हमेशा क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ वन एंगल इज ए, देन अनदर एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। क्योंकि अगर एक एंगल ए है, इफ वन एंगल इज ए, इफ वन एंगल इज ए, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल विल बी, तो दूसरा एंगल विल बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। अगर भाई एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस ए होगा। क्यों, क्योंकि ए और 180 माइनस ए ही तो आपको सम होके क्या दे देंगे, दोनों ऐड होके मुझे क्या दे देंगे, 180 डिग्री दे देंगे, और क्या बन जाएंगे, सप्लीमेंट्री बन जाएंगे। सिमिलरली इफ वन एंगल इज ए, इफ फर्स्ट एंगल इज ए, अगर पहला एंगल यहां पर ए है तो यहां पर दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपको बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये यूज भी करेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल में इस पर बेस्ड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पर, यहां पर एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एक एंगल ए है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस ए, मतलब एक एंगल 30 है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 30, दैट इज 60। ठीक है, तभी तो दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। यहां पर दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। समझ आ गया आपको। तो ये हमने कर लिए टू एंगल्स के बीच में रिलेशन। अब टू एंगल्स के बीच में एक और रिलेशन हो सकता है, उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक और रिलेशन भी पढ़ लेते हैं, वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स से पहले एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स। भाई दो एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। दो एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब उनका सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उनका सम अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री है, और उनका जो अभी बताएंगे लीनियर पेयर, वहां पे समझते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर, और उससे पहले क्या पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है,
एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब ही क्या होता है, पड़ोसी। मतलब जब दो एंगल क्या होंगे, पड़ोस में होंगे, एक दूसरे के आसपास होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट होने के लिए आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, एडजेसेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एंड कॉमन आर्म होनी चाहिए। मतलब वर्टेक्स भी उनका कॉमन, दो एंगल है, अगर एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो एंगल ए और एंगल बी का वर्टेक्स कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उनकी एक आर्म क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, और एक आर्म एक नॉन कॉमन होनी चाहिए, जो कि डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म होगी। अभी बात करते हैं डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग साइड में होंगे, देखो समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये एक एंगल इस तरीके से बना दिया, ये मैंने एंगल बना दिया, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये मान लो मैंने लिखा x, ये मैंने लिखा y, और ये मैंने लिख दिया मान लो z, ठीक है, x y z, ठीक है। अब देखो एंड यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, यहां पर एंगल बन रहा है y a z, या मैं सिंपली इसको क्या कह रहा हूं, मान लो ये मैंने एंगल a कह दिया सिंपली, और ये मेरा एंगल क्या है, एंगल b है, ठीक है। अब देखो एंगल a और एंगल b में कॉमन वर्टेक्स है या नहीं भाई, एंगल a और एंगल b का वर्टेक्स क्या है, एंगल a एंड एंगल b हैव कॉमन वर्टेक्स। भाई दोनों का वर्टेक्स कैसा है, सेम ही है, कॉमन वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स है, ठीक है। तो एंगल ए का वर्टेक्स कौन है, ये ए है, एंगल बी का वर्टेक्स भी कौन है, ए है। तो ए एंगल ए और एंगल बी है कॉमन वर्टेक्स, दोनों का कॉमन वर्टेक्स भी है, प्लस और क्या है, एंगल ए की जो आर्म है ए वाई, वो एंगल बी की भी आर्म है, एंगल ए की जो आर्म है ए वाई और एंगल बी की जो आर्म है ए वाई। अभी आपको बताया था कि एंगल बी की आर्म कौन सी है, ए एक्स और ए वाई, जबकि एंगल ए की आर्म कौन सी है, ए एक्स सॉरी ए वाई एंड ए जेड, आपको आर्म्स बताई थी अभी मैंने। तो एंगल ए की भी एक कॉमन आर्म है, दैट इज ए वाई, और एंगल बी की भी एक कॉमन आर्म है, दैट इज ए वाई। तो आप कह सकते हो आर्म ए वाई, आर्म ए वाई और वन आर्म, ठीक है, आप कह सकते हो वन आर्म दैट इज ए वाई इज कॉमन, ठीक है। मतलब एंगल ए और बी की वर्टेक्स भी कॉमन है और एक आर्म भी कॉमन है, प्लस और क्या है, वन, ठीक है, वन नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, वन नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड ऑफ, जो कि क्या है, डिफरेंट साइड, या फिर आप कह सकते हैं अपोजिट साइड, ठीक है, डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल जब हो जाएगी तो ऐसे एंगल्स को हम क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। कैसे एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनकी एक आर्म कॉमन है, आप देख सकते हो एक आर्म इनकी कॉमन है, एंगल ए और एंगल बी की एक आर्म कॉमन है। दूसरा पॉइंट, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। तीसरा पॉइंट, एक आर्म कैसी है, नॉन कॉमन है, मतलब एक आर्म ऐसी है जो एंगल बी में है बट एंगल ए में नहीं है, ठीक है, और एक ऐसी है एंगल ए में है एंगल बी में नहीं है, मतलब एंगल ए की और बी की एक आर्म जो है वो कॉमन नहीं है, दैट इज ए जेड और ए एक्स। ए जेड और ए एक्स क्या है, कॉमन नहीं है, आप कह सकते हो ए जेड एंड ए एक्स। ए जेड और ए एक्स क्या है, नॉन कॉमन आर्म, और दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट साइड ऑफ, क्या होनी चाहिए, डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म होनी चाहिए, अदरवाइज ये कॉमन नहीं होंगी। क्यों, देखो समझा देते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि डिफरेंट साइड, क्योंकि मान लो हमने एक एंगल ये ले लिया, ये मैंने ले लिया मान लो ए एंगल, और ये मैंने ले लिया एंगल बी, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये एंगल ए है और ये पूरा एंगल बी है, तो आप इनको एडजेसेंट नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इनकी एक आर्म तो कॉमन है भाई, हमने मान लिया कि इसकी ये वाली आर्म कॉमन है क्योंकि एंगल ए में भी आ रही है एंगल बी में भी, लेकिन एक आर्म नॉन कॉमन होनी चाहिए, तो नॉन कॉमन भी चलो मान ली कि ये वाली आर्म नॉन कॉमन है, लेकिन ये डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म नहीं है, मतलब ये कॉमन आर्म थी, कॉमन आर्म के एक ही साइड में है दोनों ही, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, एक दूसरे के पड़ोसी एंगल नहीं है ये, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी यहां पर नहीं है, क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है, समझ आ गया। तो क्या पढ़ा हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए जो कि डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म होगी, ठीक है। हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको चीजों को डिटेल में, क्योंकि ये बेसिस है, ठीक है, ये समझ में नहीं आया
ये अगर क्लियर नहीं हो तो आगे चलते चलते जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो डाउट बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा डाउट्स हो जाएंगे कि आप कहोगे कि नहीं, हमें तो ज्योमेट्री से चैप्टर रिलेटेड जो है वो समझ में नहीं आते हैं या हमें अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइन साइन एंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल है, ये सारे क्या है, ज्योमेट्री के पार्ट है। ये तभी क्लियर होंगे जब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। नोट कर लो, फिर करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो अभी आपको मैंने बताया एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनमें एक आर्म कॉमन, वर्टेक्स कॉमन और एक आर्म नॉन कॉमन होती है, जो कि कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में होती है। भाई ये कॉमन आर्म के एक साइड और एक दूसरी कॉमन आर्म के दूसरे साइड होती है, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, ये बातें हमने आपको एडजेसेंट एंगल्स में बताई थी। अब देखो लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर ऐसे एडजेसेंट एंगल होते हैं, ऐसे एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनमें जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इफ इन केस ऑफ एडजेसेंट एंगल, इफ इन केस ऑफ adjacent angles, if in case of adjacent angles the non-common arm forms an straight line, forms a straight line, ठीक है, forms a straight line, then the adjacent angles are called, तो adjacent angle क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। लीनियर पेयर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन जाती है और स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से हम उन्हें लीनियर पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनाने वाले दो एंगल्स, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। देखो समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? दो एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं। मान लो एक एंगल ये हो गया, ठीक है, एंगल ए, और एक एंगल ये हो गया एंगल बी। ठीक है, तो ये मान लो ए है, ये एक्स है और ये वाई है। आप देख सकते हो एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है। हियर एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल। भाई एंगल ए और एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्यों है एडजेसेंट एंगल? क्योंकि एक मतलब इनका वर्टेक्स कैसा है? कॉमन है, एक आर्म कॉमन है। ठीक है, इसको हम z लिख देते हैं, जैसा यहां लिखा था z, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, तो यहां पर एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है और एक आर्म क्या है? नॉन कॉमन है, जो कि अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन, ये भी, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ए और बी क्या है? एडजेसेंट एंगल। एंड non-common arms, that is AZ and AX forming straight line, so angle A and B, so angle A and angle B आर लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्या कहा? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन, एक आर्म कॉमन और एक आर्म नॉन कॉमन होती है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स होनी चाहिए, एक इस साइड में तो दूसरी दूसरे साइड में, तो उन्हें एडजेसेंट कहते हैं। लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल ऐसे हो कि नॉन कॉमन आर्म्स जो थी, यानी कि AZ और AX अब स्ट्रेट लाइन बना ले, AZ और AX एक स्ट्रेट लाइन बना लें, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि A एंड B, अब जो ये एडजेसेंट एंगल है क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? नोट कर लो, फिर आगे करते हैं एक्सियम 6.1 एंड 6.2। दो एक्सियम्स हमें पढ़ने हैं,
लास्ट प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 5 में हमने कुछ एक्सियम्स आपको बताए थे और हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सियम्स की बात करेंगे। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। So this ends with your lecture 1 of exercise 6.1, that is introduction 1 of exercise 6.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो इंपॉर्टेंट एक्सियम्स एंड थ्योरम्स हैं यूज होने वाले 6.1 में उनको करेंगे, देन फिर एनसीईआरटी एग्जांपल करेंगे, फिर देन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व। थैंक यू।